ठीक है। इसको यहाँ लेके जाएंगे ना, वहां थोड़ी लेके जाएंगे। तेरे को बुक देखनी है बस यहाँ से, ये ले, बस खुश है। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखेंगे। मैंने कल क्या बताया था कि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है वो किस बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमिद लिख लियो बेटा, कैश बेसिस मतलब चाहे पिछले साल का है चाहे इस साल का है, कोई मतलब नहीं है। जितना कैश आ गया आ गया, जितना कैश गया गया, चाहे आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का था, अगर नहीं आया तो मत लिखो, आया है तो लिख दो। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा वो बनेगा एक्रूअल बेसिस पे, मतलब ओनली दिस ईयर, खाली इस साल की एंट्री की जाएंगी उसमें, वेदर रिसीव्ड या पेड और नॉट, या वो मिला या दिया या नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इस साल का है, चाहे आउटस्टैंडिंग है चाहे एडवांस है तो इस साल का। यहाँ पे दिस ईयर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैश इंपॉर्टेंट है, क्या आया क्या गया किसी भी साल का। इस साल क्या गया क्या आया इधर आ जाएगा। इस साल की एंट्री जो है गई या नहीं गई, आउटस्टैंडिंग था एडवांस था, कोई मतलब, चाहे गया ही नहीं, चाहे आउटस्टैंडिंग है पेंडिंग है दिया ही नहीं, वो भी आएगा। परमित क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन चाहिए मेरे को समझाने के लिए, पहले थ्योरी मार्क करेंगे अपनी अपनी बुक में। फीचर्स ऑफ, पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 1.6 पेज पे डेफिनेशन है नीचे, ये रही। Income and expenditure account is prepared at the end of accounting period, matching revenue received with revenue expenses. अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें हमने कौन सी रिसीप्ट डाली थी? ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट, मतलब चाहे वो एसेट की हो, चाहे कैपिटल नेचर की हो, चाहे रेवेन्यू नेचर की। कल मैंने बताया था रेवेन्यू नेचर क्या होता है, कैपिटल नेचर क्या होता है। जिसका प्रॉफिट, जिसका इफेक्ट बहुत साल तक रहेगा वो कैपिटल नेचर का हो गया, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बुक्स, लैंड, बहुत साल तक चलता रहेगा। जिसका इफेक्ट इसी साल खत्म हो जाएगा, रेगुलर हर साल करना पड़ेगा, सैलरी, वेजेस। हरमीत समझ आ गई बात? रेवेन्यू नेचर क्या हुआ? यहाँ पे आपके पास आएगा ओनली रेवेन्यू रिसीप्ट एंड पेमेंट, या रेवेन्यू नेचर लिख लो, खाली लिख लो भैया, लिखना है ये सब कुछ लिखना है। अभी आप पढ़ा रहे हैं। हाँ, ओनली रेवेन्यू नेचर की आइटम्स आएंगी जो इस साल का फर्क इस साल में। अगर मैं किसी क्वेश्चन में बुक्स लिखा है, बुक्स डालूंगा इस अकाउंट में कि नहीं, सोच के बताओ। बुक्स कौन से अकाउंट में? इस इनकम एक्सपेंडिचर में, कि बुक्स परचेज हुई हैं। हाँ तो डालोगे? नहीं डालेंगे इस साल का, नहीं डालेंगे, क्योंकि बुक्स एक एसेट, बुक्स का बेनिफिट बहुत साल तक लाइब्रेरी में, एक बार खरीदो तो काफी टाइम, सालों साल चलती रहती है। हाँ, बात समझ आ गई हरमीत? बाकी आपको क्वेश्चन करते करते समझ आ जाएगा। फिर आपकी बुक में मार्क करने के बाद एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट लिखे हुए हैं, चाहिए ना? पहले इसको नोट करो फिर बुक में आते हैं। अगर परचेज ऑफ बुक्स आ भी गई तो माइनस कर देंगे ना? नहीं आएंगी बेटा, इस रेवेन्यू नेचर है ना उसमें आएंगी, उसमें परचेज ऑफ बुक पेमेंट में आएगी। इसमें रेवेन्यू नेचर का मतलब जिसका बेनिफिट हर साल खत्म हो जाएगा, हर साल खरीदनी पड़ेगी या बेचनी पड़ेगी, सैलरी, वेजेस वगैरह। समझ आ रहा है? सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया, फीस हो गया। बुक्स तो आप अगर स्कूल में बुक्स खरीदेंगे लाइब्रेरी के लिए तो वो एक साल खरीदेंगे क्या, वो तो बहुत साल के लिए रख दी गई ना एसेट के तौर पे। बात समझ आई? वो एसेट है, माइनस प्लस की बात नहीं कर रहा मैं, अभी सिर्फ बात करो आने या ना आने की। माइनस प्लस करना है इस साल की एंट्री को या पिछले साल की एंट्री आउटस्टैंडिंग को, मैं सिखाऊंगा। मतलब इस अकाउंट में
ओनली दिस ईयर की एंट्री आती है, पिछले साल की एंट्री या अगले साल की एंट्री नहीं आती। इसमें सारे सालों की आ जाती है, अगर मिली है तो, आउटस्टैंडिंग नहीं आती। ठीक है, इसमें आउटस्टैंडिंग आती है अगर इस साल की होगी। मतलब इस साल मान लो मैंने कोई सैलरी नहीं दी, इस साल कोई सैलरी नहीं दी, इसमें तो आएगी जो इस साल की है, लेकिन नहीं दी तो ऊपर नहीं आएगी क्योंकि नहीं दी। बात समझ आई है? आई है कि नहीं? सुनती नहीं। अगर इस साल मैंने कोई सैलरी नहीं दी तो इसमें तो आएगी क्योंकि इस साल की आउटस्टैंडिंग होगी, पेंडिंग होगी, है तो इस साल की, चाहे नहीं दी आएगी आएगी। ऊपर तो खाली कैश आएगा ना, नहीं दी तो नहीं आएगी। जो दिया लिया है वो यहाँ पे आएगा, चाहे किसी भी साल का हो, किसी भी साल का, पर दिया लिया है, रियल कैश दिया या दिया है, बैंक से दिया है, चाहे जैसे भी दिया है, चाहे लिया है, वो सारा ऊपर आएगा कैश में, मतलब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। जो सिर्फ इस साल का है, चाहे दिया है चाहे नहीं दिया, चाहे लिया है चाहे लिखा है ना, वेदर पेड रिसीव्ड और नॉट, तब भी आएगा, बस इस साल का होना चाहिए। चेक में भी, चेक में दिया तो ऊपर तो आएगा ना, ऊपर बैंक के लिए ऊपर तो आएगा ना। मैं इसमें कह रहा हूँ, नहीं मैं ऊपर वाले की बात, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ऊपर का तो कल करा दिया, तो क्वेश्चन करके आई, कहाँ है दिखा, आंसर सबके सही आ गए। कितने क्वेश्चन किए? 4 दिए थे मैंने। एक जो क्वेश्चन था वो इलस्ट्रेशन के साथ ही मैच कर रहा था पूरा, मैं आपको दिखा भी दूंगा। अच्छा, तो वो मैंने नहीं करा, और मैंने 2 करे यार क्वेश्चन, आंसर ठीक आए हैं। देखो 1 2 3 इलस्ट्रेशन का एक आंसर ठीक है, आंसर ठीक आने चाहिए, बाकी सबकी बात है। कोशिश करा कर मेहर, आज के बाद होमवर्क पूरा करके आया कर। तू सुपर प्रॉफिट का 2 क्वेश्चन कम कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कंप्लीट करके रखा, बैच के साथ रहेगा फिर तू, क्योंकि फिर तू जब तू करेगा तब, अब मान ले इसने किया पूरा होमवर्क, इसके 2 क्वेश्चन डाउट आ गए, तेरे को तेरे डाउट नहीं निकले क्योंकि तूने किया ही नहीं, फिर तू आज करेगा तब तेरे डाउट निकलेंगे। मैं एक ही डाउट 2 दिन लगा समझाऊंगा, क्लास बेस्ड रहेगी। बैच वाला काम साथ में जरूर करना है। ये सुपर प्रॉफिट के 2 कम कर दो, यहाँ पे कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तेरे पास टाइम है, तेरा मेन सब्जेक्ट तो अकाउंट्स है, तेरे को सारी, अभी तो मैं भी इको और बीएससी में कुछ लर्न करने को दे नहीं रहा, अगले हफ्ते शुरू करूंगा, तेरा पास टाइम है कवर अप करने का डेली। कल तो चलो गया था तू टाइम में, अब तो अब जाएगा, शाम को ट्यूशन आना नहीं, आज तो कल ही आना, अब तो मैं पूरा दिन पढ़ा है, सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तेरे को पूरा दिन पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना? अकाउंट्स पूरा दिन पढ़ता रहेगा ना घर पे, दोनों चैप्टर्स करते करते हो जाएगी तैयारी। आगे ये बुक में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट एंड रेवेन्यू रिसीप्ट के एग्जांपल्स पढ़ लो, डेफिनेशन मैंने बता दिया। पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल क्या आ रहा है? कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड एनी एडिशन, समझ गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई खर्चा किया मतलब लैंड बढ़ाया है, मशीनरी बढ़ाई है, पढ़ता रहे साथ साथ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी, रेंट, एजुकेशन ग्रांट, होनोरेरियम, स्पोर्ट्स। होनोरेरियम मतलब बेटा वो सेक्रेटरी को एक सैलरी दी जाती है कुछ काम करवाने के लिए। स्पोर्ट्स, मटेरियल्स यूज्ड, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सारे रेगुलर खर्चे हर साल करने पड़ेंगे। कैपिटल रिसीप्ट में देखो, लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप मतलब जिंदगी भर के लिए फीस मिल गई। कॉर्पस डोनेशन, कॉर्पस डोनेशन होता है, ये आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ये डोनेशन होती है, बहुत लंबे समय के लिए मिलती है। बिल्डिंग फंड रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। और रेवेन्यू रिसीप्ट क्या हुआ? हर साल देनी पड़ेगी, सब्सक्रिप्शन हर साल देना पड़ेगा। जनरल डोनेशन होती है, एक डोनेशन कॉर्पस डोनेशन होती है, एक होती है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन हर साल दी जाती है, हर साल लोग हर महीने देते हैं बेसिकली, हर साल भी क्यों। रेंट रिसीव्ड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, अब न्यूज़पेपर तो आप हर महीने बेचोगे कबाड़ में, वो एसेट तो नहीं होते आपके, लेकिन अगर लैंड बेच दिया, मशीनरी बेच दी, तो वो तो कभी कभी बेचोगे। जो कभी कभार वाले खर्चे या कभी कभार वाली रिसीप्ट, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीप्ट। जो रेगुलर नेचर के हर महीने हर साल करने ही पड़ेंगे, वो हो गए रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ आ गई हरमीत? आगे फीचर, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था कल, उसका नेचर क्या था? कैश, कैश नेचर था। इसका नेचर देखो क्या लिखा है, इसका नेचर था कैश, इसका नेचर है नॉमिनल। ये एक नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, जिसमें खाली इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। ये कैश अकाउंट है, कैश नेचर का, खाली कैश की चीजें सारी आ जाएंगी, ऑल कैश चीजें। यहाँ पे नॉमिनल मतलब हमने 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे 11th में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये एसेट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड? इसको रियल अकाउंट बोलते हैं। फिर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये लोगों से रिसीव होता है, लोगों के ऊपर डिपेंड होता है कौन रिसीवर है कौन गिवर है, इसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
क्रेडिट ऑल इनकम्स सर एंड एक बात गेन, बताओ, इसको जैसे- नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इनकम सर- एक्सपेंसेस आ गया नॉमिनल। सर जैसे हम डेबिट वर्ड कम्स इन करते हैं तो डिस्काउंट हम लोग डेबिट क्यों करते हैं? डिस्काउंट हम डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि डिस्काउंट डेबिट व्हाट कम्स इन में नहीं आ रहा, डिस्काउंट आ रहा है डेबिट ऑल इनकम्स एंड लॉसेस में, नॉमिनल अच्छा अकाउंट। ये भी होता है। आपने बचपन में सिर्फ रूल्स पढ़े हैं, ये नहीं पढ़ा कि कौन सा रूल कौन से अकाउंट से रिलेट करता है। हाँ, ये नहीं ये तो पता। तेरे को बता रहा था मैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फिर क्रेडिट में क्यों आता है? क्योंकि वो एक रिजर्व है। तो वो तो हमने डेबिट, वो तो आ रहा है ना हमारे पास पैसा आ रहा है, डेबिट वर्ड हम बिजनेस में से पैसा निकाल के उसमें डाल रहे हैं। तो क्रेडिट वर्ड बोला मेरे पास थोड़ी आ रहा है, बिजनेस से पैसा निकल के रिजर्व में रखा जा रहा है, हम्म। उस रिजर्व से खर्चा करोगे बाद में। रिजर्व किस लिए बनाते जब हो? जरूरत पड़ेगा तो खर्चा करने के लिए बना रहे हो ना। बिजनेस से पैसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, एक लायबिलिटी, और वो खर्चा क्या होता है, कोई लायबिलिटी आने वाली होगी उसके लिए खर्चा, उसके लिए जोड़ रहे हैं पैसे। ठीक है, रिजर्व को एज अ कैपिटल साइड में रखा जाता है और रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि वो हम उसका बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं। अच्छा सोहा भी आ गई है। आ गया। फिर पढ़ेंगे तो क्या समझ नहीं आ रहा तेरे को? तो आई लेट है क्यों है? क्योंकि तू हिला रही है। मैं कैसे लाऊंगी? चलो हाँ बोल, आवाज तेरी आवाज नहीं आ रही। रिकॉर्डिंग बंद कर दो फिर, मैं तेरे रिकॉर्डिंग कर रहा था। यस और नो लिख के रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? रिकॉर्डिंग तेरे लिए हो रही है। कर दो बीच में चली उसकी आवाज जाएगी। कहाँ आ रही है? नहीं आ रही आवाज। अभी तो कह रही रिकॉर्डिंग कर। पहले तेरी आवाज नहीं आ रही, लिख के बता। रिकॉर्डिंग ऑन कंटिन्यू रखूं, यस और नो? ओ पेपर मत फाड़ दे मेरा। नहीं फाड़ रही। तू कर लैपटॉप से हाथ रख बस। रिकॉर्ड वाले मैं तेरे आंसर की वेट कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखूं? सर नहीं, यस और नो बताओ। ये टाइम पर वेस्ट हो रहा है, आप आगे बढ़ो। उसको मोबाइल डाटा होगा, उसको आवाज नहीं आ रही। आप आगे बढ़ो, छोड़ो। चलो नॉमिनल नेचर समझ आया। 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट, एसेट से रिलेटेड होता है। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ये वाला अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंसेस नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स, क्रेडिट और इनकम्स एंड लॉसेस। ये इसमें आएगा कि नहीं आएगा? तू समझती है कुछ? जब भी समझा लूंगा ऐसे तो तुम क्या हिलती रहेगी पूरा टाइम। समझ तो नहीं हो मैं कैसे हूँ। ठीक है सवाल है, ठीक है। आगे नेचर कल पढ़ा था। आगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैंने बता ही दिया। नेचर मैंने बताया था, ये कैश बेसिस है और ये कौन सा बेसिस है? एक्चुअल। ये कल बता दिया और ऊपर बता दिया मैंने। अगला क्या लिखा है पॉइंट? अकाउंटिंग पीरियड, it records only those income and expenses and losses which relate to the current accounted period. ये क्या करता है? ये सारे all, चाहे पिछले साल का मिला है, चाहे इस साल का मिला है, चाहे अगले साल का दिया है या अगले साल का मिला है, all करता है रिकॉर्ड। ये करता है सिर्फ ओनली करंट ईयर, ये सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। आगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? कैश एंड बैंक। कल क्या पढ़ा था? टू बैलेंस बीडी में या बैलेंस सीडी में कैश एंड बैंक लिखते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस देखो क्या लिखा है? इट डज नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस, कोई ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं। फिर क्या इक्वल आते हैं दोनों। देखो तो सही, इट्स बैलेंस एट द एंड इज आइदर सरप्लस और डेफिसिट। ये बेसिकली आपका एक पीएनएल अकाउंट के जैसा बनता है, लेकिन पीएनएल अकाउंट होता नहीं क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ क्या पता प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट को हम नाम देते हैं सरप्लस, और अगर लॉस हो गया तो डेफिसिट। तो ओपनिंग बैलेंस तो होता नहीं है, नो ओपनिंग बैलेंस लिखना नहीं है, बुक में सब लिखा हुआ है। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? या तो होगा सरप्लस या होगा डेफिसिट। अगर पैसा बच गया तो सरप्लस, डेफिसिट तो कम हो गया नेगेटिव। ये कहां उठ के जाएगा? उठ के जाएगा सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि बेसिक थ्योरी समझ आएगी तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ट्रांसफर टू कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट
दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। यहाँ पे हमने किया था नो एडजस्टमेंट्स, क्योंकि इसमें तो सारा पैसा आ गया, डाल दिया, नहीं आया नहीं डाला। यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है विद एडजस्टमेंट। ये था विदाउट एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट, विद एडजस्टमेंट। इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और एडजस्टमेंट में दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक आपका इंट्रो। अब करेंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने एक फॉर्मेट बना हुआ है, एक बार फॉर्मेट को समझ लो। फॉर्मेट बना ही हुआ है, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं ताकि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज मेरे को बताएंगे, मैं एक चार्ट बना रहा हूं जो आपने मेरे को बताना है। देखो, दो चीजें पूछ रहा हूं, एक वर्ड है एडवांस, एक वर्ड है आउटस्टैंडिंग। पहले ए आता है कि पहले ओ आता है? पहले ए लिख दूं, मतलब मैं पहले एडवांस लिख दूं। पहले ए आता है कि ओ आता है? फिर ओ का लिखूंगा, उसके बाद आउटस्टैंडिंग। ठीक है, पहले बिगनिंग होता है कि पहले एंड होता है? बिगनिंग। ठीक है, तो पहले बिगनिंग लिखेंगे, फिर लिखेंगे एंड। ये इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि अगर आपने इसको उल्टा सीधा कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो याद रखने का मतलब क्या है कि पहले ए आता है फिर ओ आता है, पहले बिगनिंग आता है फिर एंड आता है। पहले प्लस आता है, पहले प्लस सीखा था कि पहले माइनस सीखा था? तो पहले प्लस सीखा फिर माइनस सीखा, फिर यहाँ जब प्लस आ गया तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, क्योंकि पहले प्लस आ चुका है तो यहाँ माइनस होगा, प्लस के बाद माइनस, प्लस के बाद माइनस, बचा कुछ प्लस। याद होगा कि नहीं होगा? ये बना लो बच्चों, आपकी जैसे वो सिखाया था ना 10th में, पंडित बद्री प्रसाद, उससे आपको सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद है आज तक। कल भी हरदिल ने फॉर्मूला दोमन पंडित जी को याद करके बताया था, है ना? मैं समझ गया था, दोमन याद करी थी, मैं कहा बताने थे, कॉस का फॉर्मूला पूछा, ऐसे करके बताया, तो वो आपको आज तक याद है। तो ये आपको 12th के एंड तक, इवन आफ्टर 12th तक जरूरत पड़ी तो भी याद रहेगी चीज। पहले एडवांस आता है, फिर आउटस्टैंडिंग आता है, पहले बिगनिंग आता है, फिर एंड आता है, पहले प्लस आता है, फिर दोनों जगह बाद में माइनस आएगा, नीचे भी। सोहालिया को समझ आया? यस और नो? थम्स अप करके बताएंगे। ये है कहाँ पे चल रही है? गाड़ी में? नहीं, वीडियो ऑन नहीं, उसको मेरी आवाज ही बहुत देर रात से पहुंचेगी शायद, पता नहीं कब तक थम्स अप आएगा। अब इसका कंसेप्ट ये तो समझ लिया। अब 2 मिनट, यस सर, अब मैं 2 मिनट के लिए मिटा देता हूँ। ये तो हो गया रट्टा, और रट्टा हो जाता है गलत कई बार, अगर एग्जाम में भूल गए। वैसे तो याद करवा दिया कि पहले क्या आता है, तो उससे तो रट्टा ठीक हो जाएगा ना, इससे याद रहेगा ना पहले क्या आता है। क्योंकि हम ज्यादातर ट्यूशन सेंटर क्या करते हैं, ये लिख देंगे या ओ ऊपर लिख देंगे, ए नीचे लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो याद करना पड़ेगा। फिर बच्चे भूल से माइनस कहा था प्लस कहा था, तो याद करने का तरीका पहले क्या आता है वो पहले लिखो, जो बाद में तो बाद में लिखो, पहले प्लस माइनस। अब देखो ये प्लस माइनस आया किस हिसाब से, मैं एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है? मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आई है। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे बेटा एक्सपेंडिचर आता है, यहाँ पे इनकम आता है, उल्टा बनता है ये। पीएनएल अकाउंट में क्या आता है? यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में 11th वाला लॉस, और यहाँ पे तो वही चीज हो गई, प्रॉफिट्स लॉस। रिसीप्ट में क्या आता है? यहाँ पे पेमेंट, मतलब रिसीप्ट में जो पैसा आया, एक्सपेंस मतलब जो पैसा गया, उल्टा चलेगा ये, ठीक है? अगर कोई आपको सब्सक्रिप्शन मिली है तो आपकी इनकम आएगी, ऑब्वियस बात है, यहाँ पे आएगी सब्सक्रिप्शन, आएगी कि नहीं आएगी? अब वो कह रहा है कि ये आपका करंट ईयर है 19-20, ये हो गया ना करंट ईयर। 19-20 में आपको सब्सक्रिप्शन मिली है 1,20,000 रुपए, ये डालोगे इधर कि नहीं डालोगे? बिल्कुल डालेंगे सर, क्योंकि इस साल की आपने बोला डालनी ही डालनी है। इस साल की तो कुछ भी मत करो, चुपचाप से डाल दो। अब इस साल आपको और मिली है, क्या मिली है? 18-19 की भी मिल गई है 20,000 रुपए। 18-19 की इस साल मिली है, मतलब पिछले साल वो क्या थी? आउटस्टैंडिंग। इसमें ऐड होके मिली है 20 में, ये अलग ऐसे लिखा होगा। 18 और 19 की क्या मिली है? 20,000, मतलब ये क्या थी? पिछले साल क्या थी? आउटस्टैंडिंग। या तो ये ऐसा लिखा होगा, या लिखा होगा इसकी जगह पे
आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, बिगनिंग मतलब साल की शुरुआत की आउटस्टैंडिंग अब मिली है, या लिखा होगा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। क्या फर्क है? जहां जहां बिगनिंग आए मतलब कि वो प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, जहां जहां एंड आए मतलब वो करंट ईयर की बात हो रही है। करंट ईयर, जहां जहां बिगनिंग आए प्रीवियस ईयर, जहां जहां एंड आए करंट ईयर। बात समझ आई? अब मेरे को बताओ, कोई एडवांस बिगिनिंग मतलब एडवांस पिछले साल का, सोचना आराम से सोचना, लॉजिक। कोई एडवांस, माइनस है। हाँ नहीं एक मिनट रुक जा, एडवांस पिछले साल का, पिछले साल जो एडवांस दिया या लिया, पिछले साल जो एडवांस दिया होगा वो पिछले साल का होगा कि इस साल का होगा? पिछले साल का। इस अच्छा, साल इस साल का, का advance। पिछले साल कोई एडवांस दिया, चाहे इनकम चाहे एक्सपेंसेस। Yes, sir। आइए कौन सा साल चल रहा है? 2020 खत्म हो, 2020 मान के चलते हैं। 2019 में कोई एडवांस आपने फीस भर दी, वो 20 की भरी होगी कि 19 की भरी 20 होगी? इसकी तो करंट ईयर की होगी कि पिछले साल की होगी? करंट तो करंट ईयर में ऐड होनी चाहिए कि माइनस होनी चाहिए? तो यहाँ पे प्लस। अमित माइनस कैसे बोल दिया? तो दैट एडवांस अगर पिछले साल का है तो इस साल का हुआ ना वो। अच्छा, अब मैंने इस साल करंट ईयर में कोई एडवांस भर दिया या मिल गया, तो वो इस साल का है कि अगले साल का है? अगले साल। इस साल जो एडवांस दूंगा वो अगले साल का होगा। इस साल में क्या होना चाहिए, ऐड की माइनस? माइनस। तो माइनस। बात समझ आई? कंसेप्ट कहां से आया? अगर एडवांस बिगिनिंग में है, बिगिनिंग मतलब पिछले साल दिया एडवांस है तो इस साल का। एडवांस प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं कि प्रीवियस ईयर का एडवांस है, प्रीवियस ईयर एडवांस दिया या लिया है तो पिछले साल का एडवांस या स्टार्टिंग का एडवांस, बिगिनिंग का एडवांस, वो इस साल को रिलेट करता है तो इस साल का ऐड। इस साल को एडवांस दिया है, इस साल 31 मार्च 2021 को खत्म होगा, 2021 एंड या करंट ईयर। 31 मार्च 2021 भी करंट ईयर है, 31 मार्च 2021 करंट ईयर भी है और एंड ईयर भी है। इस साल के एंड में अगर मैंने मान लो मार्च में कोई एडवांस दे दिया तो अगले साल का होगा कि नहीं होगा? तो माइनस कर दिया क्योंकि अगले साल का है। इस साल जो एडवांस दूंगा वो अगले साल का होगा इसलिए माइनस। पिछले साल को एडवांस लिया या दिया तो इस साल का था इसलिए है। अब आउटस्टैंडिंग पे आ जाओ। पिछले साल कोई सैलरी देनी थी वो नहीं दी, आउटस्टैंडिंग है वो इस साल दे दी। इस साल कोई पिछले साल की आउटस्टैंडिंग दे दी तो वो क्या इस साल की है? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जो पेंडिंग, माइनस माइनस। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग पिछले साल की ही होती है, क्योंकि वो चाहे वो इस साल दी है चाहे वो इस साल दी है, लेकिन थी तो पिछले साल की। ठीक है ना? पिछले साल एडवांस दिया वो इस साल का होता है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दिया उसी साल का था। अब इस साल सैलरी बनी 1,20,000, लेकिन मैंने उसमें से कम दिए 20,000 रुपए कम दिए, 20,000 रुपए क्या किया? कम दिए। तो ये क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एट द एंड या करंट ईयर। सैलरी बनी 1,20,000, मैंने 20,000 किसी को नहीं दिए, दिए कितने? 1,00,000। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो यही आएगा कितना? 1,00,000, क्योंकि दिया 1,00,000। रिसिप्ट पेमेंट से क्या मतलब होता है? जितना दिया लिया, उससे मतलब नहीं क्या आउटस्टैंडिंग एडवांस, उससे कोई मतलब ही नहीं रखता वो तो कह रहा है 1,00,000 दिया डाल दो, लेकिन ये तो रखता है मतलब। ये कह रहा है इस साल की सैलरी थी 1,20,000, आउटस्टैंडिंग एट द मतलब इस साल आपने 20,000 किसी को नहीं दिए, तो इस साल को जो आउटस्टैंडिंग है अगले साल दोगे तो अगले साल ना, लेकिन है तो इस साल का आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इसलिए प्लस किया जाता है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है, इस साल का आउटस्टैंडिंग इस साल का है। पिछले साल का एडवांस इस साल का है, इस साल का एडवांस अगले साल का। ये बात समझ आई? थोड़ा सा कंसेप्ट भूल जाओगे मेरे को पता, दोनों ये याद रखना है। उसके कंसेप्ट भूल भी गए तो ये साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? ए ओ, पहले ए आता है फिर ओ आता है, पहले बी आता है बिगनिंग आता है, फिर करंट आता है और एंड आता है, सीधी सी बात है। तो पहले प्लस बना था फिर माइनस बना था, प्लस के नीचे माइनस, प्लस के साथ कोई भी साइन एक साथ नहीं होंगे। ठीक है जी? और जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। फिलहाल आपको यही समझाना था। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4। आज इतना ही कराऊंगा, कल मैं आपको, एक मिनट रुको, बैलेंस शीट भी नहीं कराऊंगा पहले, कल मैं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग स्टार्ट करा दूंगा, जो तेरे को आती है। तूने कहा है ना मेरे को आती है, जो तेरे को फॉर्मूला तूने मेरे को दिखाया था, कहाँ है फॉर्मूला? आएगा मेरा सभी, दिखा फटाफट से उसको और इसको देख जरा क्या फर्क है दोनों में।
हाँ आराम से निकाल, जल्दबाजी किसी बात की नहीं है, बस ये एक ये क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या किया, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग क्या किया, ये देख, आउट एडवांस एट द बिगनिंग क्या है वहां पे प्लस, एडवांस एट द एंड माइनस। अब वो याद करना आसान है कि ये याद करना आसान है, ऑब्वियस बात है ना, ये रफ में बना लो, इसको देख के एंट्री कर लो, ठीक है। हमीद ये तेरे को मैंने बताया था, शायद नहीं, मेरे को याद नहीं है, लेकिन अब लिख ले तू जो भी है। इधर क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो खाली क्या मांगा गया है, आई&डी अकाउंट, तो हम खाली आई&डी अकाउंट बना लेते हैं। सर कौन सा है बेटा बस फी कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ये बात हो रही है, मिल गया। अच्छा, एक आपकी सहूलियत के लिए एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बना रहा हूं मैं, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी एंट्री दोनों में आती है और कौन सी एंट्री एक एक में आएगी। अब फीस कितनी मिली है, देखो मिली कितनी है, 80,000 इंक्लूडिंग, नहीं सॉरी, फॉर द प्रीवियस ईयर, मतलब 80,000 नहीं मिली, 3,80,000 मिली है। फीस कितनी मिली है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे क्या आएगा रिसिप्ट, यहाँ पे पेमेंट। अब बताओ फीस मिली कितनी है, 380, तो यहाँ पे 380 डाल दूंगा, यहाँ तो कोई मतलब नहीं ना, प्रीवियस ईयर क्या था इंक्लूडिंग, हमको एग्जैक्टली मिला कितना, दोनों बना लो साथ साथ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कौन सी फीस है, ये टू फी लिख दिया, तो खाली फी है, टू फी कितना मिला 380, पिछले साल का कितना उसमें, इंक्लूडिंग 80,000 फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब 380 में हमको 80,000 पिछले साल का मिला है। पिछले साल का इस साल डालते हैं कि नहीं डालते, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था तभी मिला, तो पिछले साल का आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। लेकिन कैसे लिखेंगे इसको, बाय फी, इनकम है ये, जो चीज यहाँ आएगी वो चीज यहाँ आएगी। बाय फी कितनी मिली, 80,000 माइनस 80,000 प्रीवियस ईयर का, बचा कितना, 3 लाख आउटर कॉलम में, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसको और उधर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा हो जाए। कितना था फी, अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया। पहली एंट्री समझ आई, क्या कितना अमाउंट आएगा एग्जैक्टली, हमारे बाहर में आएगा 3 लाख, ठीक है। मैं थोड़ी सी कम स्पेस ले रहा हूँ क्योंकि इसमें इतना ही आ रहा है वीडियो में ना, बस तो स्पेस बहुत है। चलो कोई बात नहीं, आगे फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 10,000, अच्छा मतलब ये खत्म नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर मतलब कौन सा ईयर, इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 10,000, इसमें आएगा नहीं आएगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग दिया ही नहीं, तो जो नहीं दिया वो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन है तो इस साल का, तो इस साल का आ जाएगा प्लस 10,000, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर या आउटस्टैंडिंग एट द एंड। समझ आ रहा है हरदिल, देखो अब इसका टोटल करके डाल दो, कितना आ गया, 3,10,000। हमीद समझ आया, सवाल समझ आया, नहीं सर, प्रीवियस ईयर का माइनस इस साल का ऐड, दोनों आउटस्टैंडिंग थे, प्रीवियस ईयर का माइनस इस साल का ऐड। आगे सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3,000 प्रीवियस ईयर 28,000, मतलब सैलरी पे कितनी की गई है एग्जैक्टली 28, तो यहाँ पे डाल दो बाय सैलरी कितना 28,000, क्योंकि पे तो एग्जैक्टली ये की गई है, बात खत्म। अब यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कौन से साल की पे की गई है, जितनी पे करिए डाल दो, आउटस्टैंडिंग एडवांस मत डालो, यहाँ पे सिर्फ इस ईयर की टू सैलरी कितनी है 28,000। अब बताओ इंक्लूडिंग 3,000 फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का क्या कर देंगे माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। थोड़ा मैं कैमरा रोटेट करता हूँ स्क्रीन में आ जाए। एट द एंड ऑफ द ईयर 1000। और क्या दिया है? सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1000। एट द एंड मतलब इस साल का है, प्लस कर दो। आंसर बताओ। 26,000 ये आ गया आउटर कॉलम में। समझ आया? अगर देखो, अगर समझ के करोगे तो भी ठीक है, नहीं समझ आता तो ये तो है ही, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस बिगनिंग माइनस। वैसे भी पिछले साल का तो माइनस करोगे इस साल का। ये 1000 यहाँ पे आएगा कि नहीं? नहीं आएगा, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग दिया नहीं है। जो दिया नहीं वो आएगा नहीं। वहां पे दिया लिया, बस वहां के लिए क्या रखना है उनमें? दिया लिया। क्या ये दे दिया? आउटस्टैंडिंग मतलब नहीं दिया तो नहीं आएगा। ठीक है अर्दिल, यहाँ के लिए क्या मन में रखना है? ये दिया, ये लिया, बस। आगे हाथ रहा। एंट्रेंस एक्सपेंसेस कितना है? 3000। तो इसमें कुछ नहीं दिया तो एंट्रेंस एक्सपेंस कहाँ डालूंगा? इधर की इधर। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कहाँ डालूंगा? ये रहा एक्सपेंस। इधर आएगा कि नहीं आएगा? अर्दिल इधर इधर ही बताना है। आएगा सर। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस दिया है ना, तो यहाँ पे पेमेंट पे डाल दो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। सारे कैसे आ जाएगा? ये आया, ये आया, ये आया, नहीं, ये मतलब एक्सपेंसेस ऐसे नहीं होता। अभी पढ़ो। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, मीटिंग एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने हैं? 12000। तो 12000 डाल दो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस और यहाँ डाल दो 12000। अगला बता अर्दिल। मीटिंग एक्सपेंसेस। अब एक छोटी सी बात, मीटिंग एक्सपेंस कितना है? पहले मीटिंग एक्सपेंस डाल दो बेटा। ये एक्सपेंसेस डालने से पहले सोचना है कोई एसेट का तो नहीं है, कोई लायबिलिटी का तो नहीं है, वो जरूर दिमाग। रेवेन्यू नेचर, ओनली रेवेन्यू नेचर। 18,000। ये तो मीटिंग तो हर साल होगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी हर साल होगी। कितने हैं? 6000। और बताओ। परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? मैगजीन्स। इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। अब बताओ। पीरियोडिकल्स वर्ड आ गया ना। पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? मैगजीन्स। जो हर महीने आती है। तो बुक्स भी तो है। हाँ, तो पीरियोडिकल्स वर्ड साफ है तभी तो दिया है। अगर खाली बुक्स होती और ये है किस चीज का, लिखा नहीं हुआ। अगर ये स्कूल होता तो बुक्स अगर होंगी तो लाइब्रेरी की बुक्स होंगी तो एसेट है। अगर पीरियोडिकल्स तो हर साल आएंगे, मैगजीन तो हर साल या हर महीने भी जाती है बेसिकली। तो परचेज ऑफ नहीं, एक्सपेंस है ना, खर्चा। इधर तो बाय आएगा ना। कितना खर्चा किया बुक्स के लिए हमने? इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ। अब ध्यान से देखो क्या लिखा, क्वेश्चन पढ़ा नहीं आपने। बुक्स को माइनस कर देंगे। पहले तो खर्चा बताओ। यहाँ पे लिखोगे बुक्स एंड पीरियोडिकल्स कितना? 29,000। यहाँ तो कोई मतलब नहीं है ना कि वो रेवेन्यू नेचर है कि एसेट्स का। यहाँ देखो आपने टोटल कितना खर्चा किया, यहाँ लिखो बुक्स एंड पीरियोडिकल कितना है? 29,000। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बुक्स एंड पीरियोडिकल्स 29,000, जिसमें से 19,000 किसका है? बुक्स का। तो बुक्स क्या होती है? एसेट्स। माइनस कर दो बुक्स को, कितना बचा? 10,000। क्योंकि पीरियोडिकल्स तो हमारे हर महीने मैगजीन आनी है। बुक्स तो एक बार लिया, सालों साल के लिए हो गई। समझ आया जो कंसेप्ट आप कह रहे थे कि सर बुक्स तो एसेट्स हैं, बुक्स तो एसेट्स हैं, मैं भी मानता हूँ। ये बुक्स एंड पीरियोडिकल है, बुक्स माइनस कर दो, इसमें से बात खत्म। लेकिन यहाँ पे टोटल बुक्स एंड पीरियोडिकल टोटल आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है? दिया लिया, दिया लिया। आता रहा। रेंट पेड, छुट्टी। कहाँ लिखो इसमें? कहाँ लिखो मैं? रेंट पेड, दिया है। रेंट पेड इधर की उधर कितना है? 10,000। 10,000 इधर कहाँ आएगा? पेमेंट्स में। रेंट पेड दोनों जगह आ गया। ये दोनों इसलिए बना रहा था कि फर्क पता लग जाए कि वहां क्या नहीं आता, यहाँ क्या आता है। पोस्टेज एंड टेलीफोन कितना है? 15,000। कितना है? तो यहाँ डाल दो 15,000, यहाँ भी डाल दो 15,000।
आगे आगे हमसे अपना बता। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4000 रेवेन्यू नेचर का है, एसेट नेचर का है, रेवेन्यू तो 4000 यहाँ भी और यहाँ पेमेंट हुई है तो यहाँ भी। आगे बाय डोनेशन 20000 डोनेशन रिसीव्ड, इधर देखो डोनेशन यहाँ आएगी इनकम है ना क्योंकि मिली है, और यहाँ आएगी नहीं टू डोनेशन, क्यों नहीं आएगी? रिसीव्ड है तो आएगी। पैसा मिला है कि नहीं मिला तो आएगा ना। इधर डोनेशन आ गई बाय डोनेशन, इसको क्या हो गया मार्केट को, ये दिखा गुरमीत, देख जो इधर आएगा वो इधर आएगा, उसका लेफ्ट इसका राइट है, इसका लेफ्ट उसका राइट है, तो बाय डोनेशन आ जाएगी। और कुछ बचा? नहीं बचा। पहले कौन सा टोटल करेंगे, ये वाला कि ये वाला? बाय वाला। कोशिश ये करनी कि पहले इनकम करना है, लेकिन कई बार वो भी करना पड़ेगा। तो आइडिया देख के तो लगा ही लोगे, तुम तो बड़े हो ही गए हो, बचपन से अकाउंट्स पढ़ रहे हो, 25 साल हो गए तुम लोग को पढ़ते हुए। 3,30,000 टोटल आ गया, स्क्रीन में दिख नहीं रहा ना ये 3,20,000 ये देख 3,30,000 तो यहाँ दिख रहा है, इधर देख ओरल है तो उसको भी कैलकुलेटर के यूज करेगी तू, उसको देखो यहाँ बैठ के भी कैलकुलेटर को दे दो तब भी नहीं लेता। 2,26,000 से 2,26,000 टोटल कर आके 3,30,000 ये आ रहा और 3,30,000 यहाँ पे आएगा, तो 2 लाख कितना आ गया? 26 ये बैलेंसिंग फिगर है जी, आपकी अपने अपनी बुक्स में निकाल लो सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पे देखो कैसे पता कि सरप्लस है, इनकम इधर आएगा तो सरप्लस, इधर आएगा तो डेफिसिट, क्योंकि इनकम ज्यादा, इसमें खुद सोचो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो टू सरप्लस, और बुक में कैसे लिखा है? सरप्लस। बस कहां पे जाएगा ये? बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के अंदर। समझ आया आज की बात? ठीक है, होमवर्क लिखेंगे, कल मैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग शुरू कराऊंगा। होमवर्क ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि अभी ज्यादा पढ़ाई नहीं की हमने। कल तक 3 तक क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 3 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से 6th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 19 में आ रखा है। हरमीत 3 क्वेश्चन है, आपकी बुक में हेडिंग होगी ना फंड बेस्ड अकाउंटिंग, उससे पहले पहले, ठीक है हरमीत? ठीक है। हाँ 3 क्वेश्चन होमवर्क में है, तूने तो किए भी होंगे, वो रजिस्टर खोल के देख ले बेशक। हाँ 4, 5, 6 तेरा एक पेंडिंग है, वो भी मिला के, ठीक है? आज तेरे पास पूरा दिन टाइम है, तो आराम से तैयारी कर सुपर प्रॉफिट की, एनपीओ की। कल सुबह सुपर प्रॉफिट के डाउट्स, कल कैपिटलाइजेशन